महक खुलूस की इस संदली गुबार में है, मोहब्बत आज भी जिंदा मेरे दयार में है। कैफी आजमी को कहा जाए कि वो एक पूर्ण इंसान थे। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम हिंदू हैं या वो मुस्लिम हैं। मम्मी थी, वो थे, उनको मैं अब्बा कहती थी। कैफी आजमी साहब को गुजरे आज 2 दशक हो गए, लेकिन उनके गांव मिजवा ने आज तक उनके यादों को संजो के रखा है। कैफी की कैफियत को गुलजार रखा है। कैफी आजमी साहब की जन्मभूमि पर आज हम खड़े हैं। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कई ऐसे शख्स से जो कैफी आजमी की शख्सियत से हमें रूबरू करा सके, जरा करीब से। आप जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं, जो अब एक खंडहर में तब्दील हो रहा है, ये वही जगह है जहां कैफी आजमी साहब ने जन्म लिया था। इंडिया के पार्टीशन के बाद कैफी आजमी साहब अपने गांव को छोड़कर चले गए। खाली घर पर कई स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने काफी जद्दोजहद की अपने घर को पाने की, अपने बर्थ प्लेस को पाने की। लड़ाइयां भी लड़ी जो उनके जाने के बाद 38 साल बाद मुकम्मल हो पाई। अभी कुछ 3 से 4 साल पहले ये घर वापस से कैफी आजमी साहब के परिवार को मिल पाया है। कैफी आजमी के परिवार को ये घर मिलने तक स्थानीय परिवार इस घर में रहते थे। उस वक्त तक ये घर अपनी मुकम्मल स्थिति में था। पिता के टूटते आशियाने को उनके बच्चे शबाना आजमी और बाबा आजमी फिर से उसी रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैफी आजमी का जन्म 14 जनवरी 1919 को हुआ। तब उन्हें नाम दिया गया अतहर हुसैन रिजवी। अतहर हुसैन रिजवी का शायरी से लगाव बचपन से ही था। 1943 में जब मिजवा से कैफी मुंबई पहुंचे तो 4 साल में ही शायरी की दुनिया की मशहूर हस्ती बन चुके थे। 50 के दशक में उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया, लेकिन 1973 को वो फालिज के शिकार हो गए। उसके बाद कैफी ने मिजवा में रहने का मन बना लिया। इंडिया के पार्टीशन के बाद जब कैफी आजमी साहब अपने गांव मिजवा को छोड़कर चले गए तो करीब 30 साल बाद वापस लौटे अपनी जन्मभूमि पर। और तब उस वक्त उन्होंने इस घर को बनाया जिसे नाम दिया फतेह मंजिल। फतेह हुसैन उनके पिताजी का नाम था, जिसके नाम पर उन्होंने इस घर की नींव रखी थी। आइए कोशिश करते हैं इस घर के हर एक पहलू से आपको रूबरू कराने की। फतेह मंजिल वो घर है जहां आज भी मुंबई से आया कैफी आजमी का परिवार रुकता है और घर में बसी उनकी यादों को जीता है। फतेह मंजिल के अंदर घुसते ही घर का बगीचा शुरू हो जाता है, जिसके दाईं तरफ कैफी आजमी और उनके वालिद फतेह हुसैन की मूर्तियां लगी हुई हैं और मूर्तियों के नीचे लिखे हुए हैं कैफी आजमी के नज़्म। आगे बढ़कर जब हम 2 मंजिला मकान में दाखिल हुए तो हमारी नजर एक पुरानी कुर्सी पर गई, जिसके बारे में साथी आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि ये वो कुर्सी और छाता है जिसको घर के बगीचे में लगाकर कैफी आराम किया करते थे। घर के कमरों की दीवारों पर प्रमाण पत्रों, फोटोग्राफ और कुछ पुरस्कारों के जरिए कैफी आजमी की यादों को संजो कर रखा गया है। घर से 20 मीटर की दूरी पर बसी है मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जिसको स्थापित किया था कैफी आजमी ने। यहाँ हमारी मुलाकात हुई संयोगिता जी से, जो कैफी आजमी के बेहद करीब रही। संयोगिता मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की चीफ कोऑर्डिनेटर भी है। 1993 में गांव की औरतों को अपनी एक अलग पहचान देने के लिए कैफी आजमी साहब ने एक कमरे से शुरुआत की मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की, जो आज 2 मंजिला मकान में तब्दील हो चुका है और सिर्फ गांव की औरतों को ही नहीं बल्कि आसपास की कई गांव की औरतों के कमाने का जरिया बन चुका है। आज हमारे साथ संयोगिता जी मौजूद हैं, जो यहाँ की
चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के इतिहास की कहानी, इसकी शुरुआत की कहानी और ये कैसे इससे जुड़ी इसकी कहानी। देखिए, यहाँ मेरी ससुराल है। शादी होके तो 1980 में आई थी। फिर कैफी साहब से हमारा परिवार के जैसा एकदम रिलेशन रहा। मम्मी थी, वो थे, उनको मैं अब्बा कहती थी। अच्छा। तो और ससुर जी मेरे उनके दोस्त थे, तो इसलिए जो है कुछ ज़्यादा ही लगाव था। और हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम हिंदू हैं या वो मुस्लिम हैं। मुझे तो नहीं लगा, ना मेरे परिवार को हमेशा वो बुलाना और कहना कि हाँ संयुक्ता आज ये चीज़ बनाओ तो ये खाएंगे। गांव की चीज़ें उनको पसंद थी। गन्ने का रस हुआ, आम का पना हुआ, बथुआ का सपैता हुआ, ये सब उनको पसंद थी। हम लोग खिलाते थे। मतलब काफी जमीनी व्यक्ति थे। काफी जमीनी व्यक्ति थे और उनको कोई वो नहीं था कि नहीं बम्बई जैसा हो, ऐसा कुछ नहीं था। जो बम्बई में नहीं होता था वो उनको यहाँ चाहिए होता था। जब वो आते थे तो हम ये समझे कि गांव में रौनक हो जाती थी। सब लोग अरे कैफी साहब आ गए, और हम भी दौड़े दौड़े चले आते थे। 92 में वो जब रूना बनर्जी को लेके आए, अच्छा। लखनऊ की जो सेवा की है, तो फिर बुलाया उन्होंने कि संयुक्ता 10-12 औरतों को लेके आओ। हाँ। तो लेके आई मैं। तो वो कहीं कि हम जो है आपको चिकनकारी का काम सिखाएंगे। तो हमने कहा चिकनकारी में हमको तो नहीं पता। तो अब्बा ने कहा कि जो मम्मी ब्लाउज पे बनाती है ना कढ़ाई, वही। तो हम कहे हाँ ठीक है, मेरे फायदे की चीज। फिर रूना जी ने कहा कि संयुक्ता अगर हम सिखा देते हैं आपको, आपकी लड़कियों को, तो आप करेंगी क्या? हमने कहा अपने कपड़े पे बनाएंगे, पहने। जाहिर सी बात है। तो उन लोगों में क्या बात हुई मुझे नहीं पता, मैं तो सीधे चली गई घर अपने। फिर और वो यहाँ आती सिखाती उसी एक बरामदे में, और 30-35 लड़कियों ने काम सीखा। पूरा मिलके आना, हमारे गांव से जितनी औरतें हो सकती थी सबने सीखा। उस समय हमारे यहाँ देखिए 20-25 लड़कियां केवल थी। हाँ। आज हमारे पास 500-600 लड़कियां हैं, औरतें हैं जो काम लेके आती हैं, काम लेके जाती हैं। और हमारा हर साल 2009 से फैशन शो होता है। पहले अनीता डोंगरे आई थी, उनके काम हुए। फिर मनीष मल्होत्रा आए। पहला फैशन शो हमारा 2009 में हुआ, फिर 10 में हुआ। उस साल से हर साल हमारा शो होता है। पहली बार जब शो हुआ तो रैंप लगी थी। इधर हम और दीदी मम्मी सब लोग बैठे थे, उधर स्टार लोग बैठे थे। तो जब यहाँ से इधर से जा रहे थे सब लोग देख रहे थे, मैं रो रही थी। खुशी के आंसू की मेरी लड़कियों ने बनाया और ये लोग पहने हैं। ये देख के इतनी खुशी हुई थी कि मैं क्या बताऊं। और आप जैसा बोल रही थी आपकी लड़कियां, तो आपकी लड़कियों को वो पहचान भी मिली, इंटरनेशनल स्टेज मिला अपने कला को निखारने का। और हर साल जैसे कोई जाता है तो एक लड़की तो जाती ही है यही देखने के लिए। अभी हम लोग इस साल मार्च में 20 मार्च को गए थे, दिल्ली गए थे। अच्छा। तो हमारा 30-35 औरतों का वो था समूह। हमारी ये सेंटर की एक और सेंटर है हमारा अम्बेडकर नगर, वहाँ से मिजवा की औरतें लड़कियाँ गई थी, टीचर सब लोग गए थे। तो मनीष मल्होत्रा के यहाँ उनकी ऑफिस में गए। और यहाँ उनका हो रहा है सुंदरा डिजाइन करके है, उनका भी काम हो रहा है, उनकी ऑफिस में गए। तो जब वहाँ गई तो सब लोग अपने पीस के पास खड़ी होके, उसमें शाहजहां देखिए बैठी, वो भी गई थी। अच्छा। तो सब लोग की ये हमने बनाया है, ये साड़ी मैंने बनाई है, ये लहंगा मैंने बनाया है। तो वहाँ खड़ा हो के फोटो खिंचवाई सब लोग। अब उसको देखने से जानती है, ये लगता है ना कि हाँ इनको समझ में आता है, इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। मेरी हैसियत हाँ, क्या है? हैसियत क्या है, हम ये नहीं हैं, हम और कुछ हैं, और हमारी पहचान क्या है। तो यहाँ पे किन किन कलाओं की ट्रेनिंग बच्चियों को दी जाती है? यहाँ सिलाई है, नीचे आपने देखा होगा, छपाई तो कर रही है, तो जो मनीष का पीस आया वो, और ये सब चिकनकारी ही है, लखनवी चिकनकारी ही है। मेरी लड़कियां जो करती हैं वो बहुत ही अच्छा करती हैं, एकदम महीन काम। हाँ, महीन टाके होते हैं, अच्छा से बनाती हैं प्यार से, और उसी का तो हम पैसा लेते हैं। साड़ी बना दिया तो 10-11 हजार, नेट की बना दिया तो जॉर्जेट की बना दिया 10,000। उस तरह के जैसे वो पहने हैं ऋतिक रोशन है ना वो जी। तो उस तरह के कपड़े का 9,000। तो लड़कियों को पे किया जाता है, उसमें से हम कुछ नहीं लेते।
मिजवा वेलफेयर सोसाइटी न सिर्फ महिलाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि हर तरीके से समाज में बदलाव की मिसाल कायम कर रहा है। मिजवा वेलफेयर सोसाइटी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई की चीजें तो सिखाता ही है, साथ में कई स्कूल्स एफिलिएटेड भी हैं जिसे आप फंड करते हैं, और मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के फंड से ही वो स्कूल अब गांव में चल रहे हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई एक्टिविटीज है जिसमें मिजवा सोसाइटी इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये जो स्कूल है वो मिजवा वेलफेयर सोसाइटी का खुद का अपना स्कूल है, और दूसरा है कि जो एम्ब्रॉयडरी सेंटर है, स्कूल है, इसके अलावा हमारे पास एक कंप्यूटर सेंटर है जो कि नेशनल काउंसिल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज से एफिलेटेड है, जहाँ पे हम कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं गांव के बच्चों को। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही होते हैं। इसके अलावा हमारा एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जहाँ पे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, और वहाँ पे बैडमिंटन की ट्रेनिंग देते हैं, स्कूल के बच्चों को भी देते हैं। इसके अलावा जो अपने रूरल कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको भी देते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग वहाँ पे देते हैं। हमारे पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम हमारा रोजगार ढाबा, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम की एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसका वो अवेल कर सकते हैं, साथ में उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन गवर्नमेंट स्कीम्स को अवेल करने में, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कराने में उनको हेल्प करते हैं। मतलब इस गवर्नमेंट स्कीम का अवेयर करना, उसके कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बनवाना, प्लस उनको गवर्नमेंट स्कीम अप्लाई करके फाइनल जो मतलब आप कहें तो एक पूरा जो गवर्नमेंट स्कीम है और जिनके लिए है, आप उन्हें उससे पूरा रूबरू कराते हैं। और तो साथ ही में मैंने कुछ तस्वीरें देखी जिसमें अपने सर पर उन्होंने दुपट्टे बांधे हैं, तो क्या वो नुक्कड़ नाटक जैसी चीजें भी हमने बताया कि जैसे कि हमारे पास हम लोग कई सारे प्रोग्राम है, जैसे रोजगार ढाबा मैंने बताया आपको, वहाँ की रोटी है। इसके अलावा हमारे समृद्धि है जो कि हम इन हाउस ब्रांडिंग में हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। आप जो दुपट्टा बांधे हुए सर पे बात करें, हमारे स्कूल की लड़कियों के हैं। एक्चुअली वो लोग 18 साल से कम की शादी नहीं हो, इसलिए वो नुक्कड़ नाटक करती हैं। एक्चुअली क्या होता था कि यहाँ पे बहुत पहले 18 साल से पहले ही शादियां हो जाती थी। तो चूंकि शबाना जी हमारे मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं, और उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान रहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात करना, लोगों को समझाना, लोगों को बताना, अलग अलग तरीके की मैसेजेस देना कि ये आपको क्यों नहीं करना है। तो उनका काफ़ी इसमें अहम योगदान रहा। घर से दीनी तालीम लेने के लिए लखनऊ भेजा गया बेटा कैफी मौलवी बनते बनते कॉमरेड बन गया था। 1943 में बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के बाद कैफी आजमी केवल संस्कृति कर्मी और शायर ही नहीं रह गए थे। अब वो पार्टी की रैलियों, अधिवेशनों, चुनावी सभाओं और जन आंदोलनों में भी शामिल होने लगे थे। आंदोलनों के दौर में पत्नी शौकत ने कैफी का खूब साथ निभाया। कैफी जब मिजवा लौटे तो यहाँ भी उन्होंने अपने लाल सलाम को बरकरार रखा। इस दौरान के कैफी को जानने के लिए हमने मुलाकात की हरिमंदिर पांडे से, जिन्होंने 25 सालों तक कैफी आजमी के साथ आंदोलनों में शिरकत की। उर्दू अदब की दुनिया में कैफी आजमी साहब एक मशहूर शायर थे, लेकिन वो शख्सियत कैसे थे आप हमें बताएं, क्योंकि आप उनके बेहद करीब रहे। कैफी साहब जब सुल्तानुल मदारिस लखनऊ में पढ़ रहे थे, उनकी किताब जो हमने याद की रेगुलर बताया, पढ़ेंगे तो इसमें सब आएगा। सुल्तानुल मदारिस उनके अब्बा वगैरह ने उनको भेजा था उसमें पढ़ने के लिए। तो उस वक्त ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का आंदोलन चल रहा था, जिसको लीड कर रहे थे अली सरदार जाफरी। और कैफी साहब के मदरसे में एक मौलाना किताब, अब ज़्यादा है बाद में पढ़िएगा आप, किताब पढ़ रहे थे अंगारे। अच्छा। अंगारे पर अंग्रेजों ने, अंग्रेजी साम्राज्य ने पाबंदी लगा दिया था, तो उसको छुप छुप करके लोग पढ़ते थे। अंगारे किताब से प्रभावित होकर कैफी साहब आज़ादी के आंदोलन की तरफ मुड़े। फिर वहाँ से वो कानपुर गए, पढ़ाई, मदरसे की पढ़ाई छोड़ दिया। मैं आपको शॉर्ट में सब बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। कानपुर मजदूरों का गढ़ था, उस वक्त लाल कानपुर कहा जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ जोर था। उसके बाद वहाँ से MP भी हुए थे, MLA भी हुए थे। तो कैफी साहब वहाँ कम्युनिस्ट हो गए
कम्युनिस्टों के साथ रहे। यही वजह थी कि कैफी साहब पाकिस्तान नहीं गए। कैफी साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ थे, इसलिए कैफी साहब हिंदुस्तान रुके, हिंदुस्तान में रहे। जो कुछ उन्होंने अंगारे में पढ़ा, अंगारे के सज्जाद ज़हीर वगैरह से मुलाकात होती है, लखनऊ मुलाकात होती है, कानपुर में मुलाकात होती है। प्रोग्रेसिव राइटर्स ने ये किताब हाँ, लिखी थी। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात होती है और सज्जाद ज़हीर उनको बम्बई ले जाते हैं। फिर बम्बई की जिंदगी में वो कहाँ से कहाँ गए। जब बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज है। बेशक। तो कैफी आजमी साहब के लेखन ने इस चीज को परवान कैसे चढ़ाया? अब कैफी साहब के लेखन ने इसको परवान चढ़ाया जिंदगी जी करके, अमल की जिंदगी, अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी जी करके, होली मना करके, ईद मना करके, बकरीद मिला करके, दिवाली मना करके। और आजमगढ़ तो साहित्य का, संस्कृति का, कल्चर का गढ़ है। बड़े बड़े लोग यहाँ पैदा हुए। राहुल सांकृत्यायन पैदा हुए, अल्लामा शिबली नुमानी पैदा हुए, उसमें कैफी साहब आए। और बल्कि कहीं कहीं डॉक्टर राही मासूम रजा से तुलना की जाती है। ये होता है कि राही मासूम रजा अपने गांव नहीं आए, कैफी बम्बई जा करके गांव आए और गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जिसमें से मिज़वा फाउंडेशन आज भी मिसाल है। कैफी का सपना था कि हिंदुस्तान में वैज्ञानिक समाजवाद आए। तो वैज्ञानिक समाजवाद उनके पीरियड में तो नहीं आ पाया, लेकिन जो कुछ भी वो सोचते समझते थे उसके अनुरूप गांव में जो प्राइमरी स्कूल, मैटरनिटी हाउस, जूनियर हाई स्कूल, ये जितने वहाँ रचनात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक कार्य हुए हैं, इन सब कार्यों में मैं कैफी साहब के साथ रहा हूँ। उसकी बुनियाद जब पड़ी है तब मैं रहा हूँ। कैफी साहब यहाँ जब प्राइमरी स्कूल की पहली बुनियाद पड़ रही थी तो गांव वाले नाराज हो रहे थे, ये कैसे ये आए हैं हम लोगों की जमीन लेने, भैंस कहाँ बांधेंगे, खूंटा कहाँ गाड़ेंगे, गाय कहाँ बांधेंगे, गोबर कहाँ काढ़ेंगे। लेकिन कैफी साहब बहुत गंभीर हो गए थे, बहुत कुछ सोच रहे थे। शौकत कैफी ने कहा कि कैफी क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? वो समझ गए कि क्या सोच रहे हैं। गांव वाले जो एतराज किए थे कि गांव वाले समझ नहीं रहे हैं गांव के ही लिए, तो शौकत कैफी ने कहा, कैफी वो गांव वाले अगर इतने समझदार होते, इतने पढ़े लिखे होते तो आप उनके लिए स्कूल खोलने क्यों आते? स्कूल पहले से ऑलरेडी रहा होता। बड़ी रेल लाइन आंदोलन तो ये 93 की बात है। आप ये मऊ, आजमगढ़ और शाहगंज वाली बड़ी रेल लाइन, आजमगढ़ और शाहगंज, ये बहुत बड़ा आंदोलन था। और मऊ से शाहगंज तक तय था कि रेल नहीं। उसी दिन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव मऊ आए थे। अच्छा। 2 फरवरी 93 को, इसलिए वो उस आंदोलन की डेट 2 फरवरी रखी गई थी कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, दबाव पड़ेगा। आंदोलन तो 2-3 साल से चल रहा था। अच्छा। तो एक इस आंदोलन की बहुत ही दिलचस्प कहानी रही है कि जो रेल मंत्री थे उस वक्त के, सीके जाफर शरीफ जी, उन्होंने बड़ी रेल लाइन बिछाने के एवज में उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक हाँ। मुशायरा करें। कैफी साहब गए अजय भवन। अजय भवन जानती हैं? जी। सीपीआई का सेंट्रल ऑफिस है। अच्छा। बाल भवन के पास। वहाँ कैफी साहब गए और उन्होंने कहा कि सीके जाफर शरीफ को फोन मिलाइए। तो कामरेड लोगों ने सीके जाफर शरीफ को फोन मिलाया कि आपसे कैफी साहब मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कैफी साहब कहाँ रुके हैं? तो बोले कि सीपीआई सेंट्रल ऑफिस अजय भवन। तो वहाँ आए सीके जाफर शरीफ, कहने कि उनको रोक दीजिए, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ।
उन्होंने मुझसे मिलने आए, गए, बातें हुई, लोगों से अलग सलग हुआ। तो कैफी साहब ने कहा कि मेरा काम कर दीजिए। कहन पहले आप मेरा काम कर दीजिए। कहें क्या? कहें चल के बेंगलोर एक मुशायरा पढ़ दीजिए। कहन मैं एक नहीं 10 मुशायरा पढ़ूंगा, पहले बड़ी रेल लाइन बनाइए। तब ये बड़ी रेल लाइन की बुनियाद पड़ी। जैसे कि बात करें उनके लेखनी की, उनके शायरी की, तो वो मोहब्बत और सियासत दोनों के शायर रहे हैं। मोहब्बत होगी नहीं तो असली शायरी होगी ही नहीं। मोहब्बत में ही ना अपने बच्चे के लिए आदमी जान दे के कमाता है, मेहनत करता है। मोहब्बत में ही ना अपने परिवार के लिए जीता है। मोहब्बत का क्या मतलब जी? मोहब्बत का मतलब होता है प्यार। वो प्यार परिवार से, समाज से, दोस्त से, मित्र से, वह प्यार कैफी आजमी जिए हैं। कैफी आजमी के बारे में हम आपको जितना बताएं कम ही होगा, लेकिन उनके दामाद यानी शबाना आजमी के शौहर जावेद अख्तर के लिखे ये नज्म उनके शख्सियत को कुछ हद तक समेटते हैं। अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था। कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। अजीब आदमी था वो। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।